मैलिएबिलिटी फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो, मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, धातु और अधातु के गुण होते हैं। क्या? आघात वर्धनीयता, जिसको कि मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो मैलिएबिलिटी में आप डेफिनेशन याद करें, वेरी लेस चांस की डेफिनेशन पूछा जाएगा, कहीं पर कोई डेफिनेशन, बट आप मीनिंग को समझ लें। मैलिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और अ मेटल विच यू कैन हैमर इट एंड इट कन्वर्ट इनटू थिन शीट। यानी आघात वर्धनीयता धातु या पदार्थ का वो गुण है जिसमें उसे हथौड़े से पीट करके पतले चादर या शीट के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ना। बंद कर दो। चलो अगला क्वेश्चन पूछो। आइस का स्ट्रक्चर 16 चैप्टर में। अच्छा, आइस बोल रहे हो? मैं आइस का, बर्फ का कौन सा स्ट्रक्चर है? आंख का पूछ रहा है, उसको थोड़ा समझा दो नहीं, उसमें क्या क्या चीजें होती है। देखो बोर्ड पे देखो, मैं छोटा सा डायग्राम भी बना करके बता रहा हूं। आइस के बारे में जो मिनिमम चीजें आपको पता होना चाहिए वो बता रहे हैं। देखो, आइज अपने आप में अगर किसी आदमी, जानवर, मुर्गा की आंख निकालोगे तो ऐसा कुछ निकलेगा उससे, ठीक है। अब ये ऐसा कुछ है तो ये पूरा का पूरा आंख है, तो हाँ कह सकते हो आंख है। बट जिस चीज को हम देख पा रहे, जैसे मैं तुम्हारी आंखों को देख रहा हूं, तो जो दिख रहा है वो आगे, ये पूरा नहीं दिख रहा है, ये ब्रेन के अंदर है ना, माथे के अंदर है। तो जो आगे से दिख रहा है वहां पर सबसे पहले बच्चों एक यहां पर लेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक लेंस है, और ये कौन सा लेंस है? तो कॉन्वेक्स लेंस। लेंस दो तरह का होता है, कनकेव और कॉन्वेक्स। जिसमें गड्ढा ऐसे करके मुड़ा होता है वो कनकेव कहलाता है, और जो ऐसे करके होगा उठा हुआ, नारियल का गोला होता है ना, तो दोनों गोले को, एक को ऐसे रखो और एक को फिर ऐसे रखो, तो ये बन गया कॉन्वेक्स। तो सभी के आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है। इस लेंस के बाद यहां पर डार्क एक स्पॉट होता है। ये देखो सेक्शन भी हो गया, ऐसे कट करके दिखाया जा रहा है। तो ये जो डार्क यहां पर है, जो कि फाइनली राउंड सा दिखता है, इसे कहते हैं पुपिल, है ना, प्यूपिल। अच्छा, इसमें नहीं दिया प्यूपिल, लिखा हुआ यहां पर, डायग्राम में मेंशन नहीं है, पुपिल, ठीक है, प्यूपिल कहते हैं इसे, हिंदी में पुतली, ठीक है, पुतली। उसके बाद बच्चों ये लेंस जो है ना, ये यहां पर एक मसल्स से जुड़ा होता है, एक मसल्स से, मांसपेशी से कनेक्टेड होता है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स, हिंदी में पक्षमाभी मांसपेशी या पेशी। उसके बाद इसमें आइरिस होता है। अब आइरिस कहां होता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, आइरिस कहां होता है? तो ये जो ब्लैक स्पॉट है, ये ब्लैक स्पॉट उसके ना साइड में ऐसे करके आपको ना कलर सा दिखेगा। किसी की आंखों में ये भूरे कलर का दिखेगा, किसी नीले कलर का दिखेगा, किसी में ब्राउन कलर का दिखेगा। देखो आंख में जो गोला सा दिख रहा है ना, और उसके साइड से ऐसे करके, तो वही है आइरिस, जो ऐसे आगे करके, आइरिस, आइरिस। इसके बाद कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? आंखों पर पूरा एक परत है। देखो प्याज खाया होगा या प्याज छीला होगा, तो कई बार प्याज पे ना पतला सा ऐसे उखड़ता है, तो जितना पतला है ना उससे भी पतला एक परत होता है आंखों पे ऐसे ऊपर, ठीक है। क्या करते हैं, ऑपरेशन के थ्रू जो है ना उसको साफ करते, कई बार उसे हटा भी देते, कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी होता है, यानी उसे उखाड़ देते हैं आंखों पे से। तो जैसे उखाड़ दोगे तो ऊपर की मिट्टी, जो धूल मिट्टी से काली हो गई है, जैसे टाइल्स होता है ना, तो टाइल्स बोर्ड ये सब गंदा हो जाता है ना, फिर हम केमिकल डाल के पूरा साफ करते हैं। तो ऐसे होते हैं, आंखों को क्लीन भी किया जाता है, तो फिर धुंधला अब साफ दिखता है। और फिर ऐसा हो जाता है कि अब कॉर्निया सफाई करने से भी ठीक नहीं हो सकता, तो उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। कोई बंदा मर गया तो उसकी आंखें निकाल करके उसका कॉर्निया हटा करके दूसरे के ऊपर चिपकाते हैं। मतलब ऐसे कहीं रोटी की तरह नहीं उठा करके तवे पे रख दिया, मतलब वो तरीके हैं मेडिकल में उस तरह से, तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो जो ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन सुना होगा, कैटेरेक्ट बोलते हैं। तो कैटेरेक्ट में क्या होता है कि इसकी सफाई की जाती है, क्लीनिंग की जाती है,
किसकी? कॉर्निया की। और जब कॉर्निया पूरा ही खराब हो या हो जाए पूरा खराब, इसके अलावा कुछ ना अंधे होते हैं बचपन से, इस वजह से वो अंधे हैं क्योंकि उनका कॉर्निया खराब है। तो ये अंधापन आसानी से दूर किया जा सकता है, किसी भी मृत व्यक्ति की आंखों का कॉर्निया हटा करके लगाया जा सकता है, तो वो देखने लग जाएगा। तो कॉर्निया क्या है? इस पूरे के ऊपर एक परत है ना, तो आप ये बोल सकते हो कि अनदर लेयर, थिन लेयर, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। तो कॉर्निया हो गई। उसके बाद क्या है कि ये जो पूरा है इसमें क्या है? तो इसमें ना लिक्विड है। अब बोलो सर लिक्विड क्या होता है? पानी? नहीं, लिक्विड का मतलब है जेली लाइक सब्सटेंस। जेली लाइक सब्सटेंस मतलब जैसे अंडा तोड़ोगे फोड़ोगे तो उसमें कैसा मिलता है? पिलपिला सा अंदर रहता है ना, वो पीला वाला नहीं, बाकी जो लिक्विड है अंडे के अंदर, अंडे को फोड़ देते हैं तो पीले वाले के साथ सफेद वाला भी तो मिलता है, तो सफेद वाला जेली लाइक तो है, चिपचिपा पदार्थ, तो वैसा ही जेली लाइक सब्सटेंस इसके अंदर होता है। ठीक है। उसके बाद यहां पर एक लेयर होता है, यहां पर एक लेयर होता है जिसको कि हिंदी में पर्दा कहते हैं और इंग्लिश में रेटिना, रेटिना कहते हैं। है पर्दा? देखिए क्या है? रेटिना। अब वो रेटिना क्या है? स्क्रीन है। स्क्रीन मतलब इसी के ऊपर इमेज बनेगा, जैसे प्रोजेक्टर को हमने चला रखा तो बोर्ड के ऊपर बन रहा है ना इमेज, तो स्क्रीन कह रहे हैं। तो इसी तरह से जब ये आंख किसी को देखेगा, इस लेंस से आगे लाइन जाएगी, लाइट जाएगी अंदर, और इसी पर्दे के ऊपर इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, छाया जो मतलब उसका बनना है, तो प्रतिबिंब या इमेज इस रेटिना पर बनता है। तो जो स्क्रीन है, अब किसी की आंखों का रेटिना ही फटा हुआ है तो बड़ा मुश्किल है ठीक करना, कि आंख ही पूरा हटा देंगे दूसरा, बड़ा मुश्किल है। तो रेटिना हो गया। रेटिना के बाद यहां पर आप तुम देख रहे होगे ये ऐसे कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है, ये क्या है? ऑप्टिक नर्व। नर्व पहले समझिए क्या होता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, तो सबसे बड़ा मास्टर सेल कौन है? नर्व सेल। नर्व सेल ही हमारे बॉडी में सिग्नल पहुंचाता है। तो जो लाइट वाला सिग्नल पहुंचाता है, जो लाइट वाला सिग्नल पहुंचाता है उसे नर्व सेल बोलते हैं। और लाइट को साइंस में फोटो भी कहते हैं और कई जगह पर ऑप्टिक भी कहते हैं, ऑप्टिक फाइबर ऐसे वर्ड्स यूज होता है। तो यहां पर ये ऑप्टिक नर्व है। तो ये ऑप्टिक नर्व क्या करता है? जो यहां इमेज बनता है, जो आंखों पर इमेज बनता है, उस इमेज को ब्रेन तक पहुंचाता है, ब्रेन को जाता है, और फिर ब्रेन उसको रीड करता है और फिर कहता है अच्छा हाँ ये है। तो ये सब काम होता है आपको। लेंस का काम है इमेज फॉर्म करना। ये जो आपका आइरिस है और ये प्यूपिल जिसको पुतली कहते हैं, तो ये क्या होता है? सिकुड़ता है ऐसे। जैसे मान लो आपके मुंह पे टॉर्च मार दिया गया या कभी कार की लाइट पड़ गई तेज, तो आंखें ना ऐसे होती है, ऐसे हो जाती बंद। वो इस ऐसा जबरदस्ती करने से क्या होता है? पुतली जो है आंखों का प्यूपिल वो सिकुड़ता है, तो उससे क्या होता है? छोटा बन जाता है। जैसे मान लो इतना पहले खुला हुआ था और जैसे लाइट मार दिया तो अब इतने रास्ते में ढेर सारा लाइट जा रहा है, तो आंखें कहते हैं वो इतना लाइट नहीं, तो ये सिकुड़ जाता है। सिकुड़ के इतना हो जाता है, अब जगह कम हो गया तो कम लाइट जाएगी। अब बाहर धूप में से 12 बजे तुम आ रहे हो और अंदर लाइट नहीं, तो वैसे कुछ नहीं दिखना, लाइट होते हुए भी नहीं दिखता है। जब बाहर खेल के धूप में, या खास करके ना स्कूल से 2 बजे घर आओगे, 12-1 बजे, तो घर अंधेरा अंधेरा सा लगता है। उस समय क्या होता है कि बाहर में इतना ज्यादा धूप है, हमारी आंखों की जो पुतली है यानी प्यूपिल है वो सिकुड़ रखा है, छोटा हो रखा है। तो छोटा है, उसी में ढेर सारी लाइट थी, सूरज की रोशनी, तो अंदर घुस रही थी, यानी रास्ता कम, लाइट जा रही अंदर। लेकिन अंदर जब कमरे में गए तो कमरे में लाइट अब कम है, बाहर के जितना तो है नहीं लाइट, तो अभी भी हमारी पुतली छोटी सी बनी हुई है, तो अब उसमें तो कम लाइट अंदर जा रही है, तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। तो धीरे धीरे ये पुतली अपनी साइज बड़ा करती है, तो फिर 1-1.5 मिनट के बाद एडजस्ट होता है और दिखना शुरू हो जाता है। फिर दिखता है अच्छा अच्छा हाँ मम्मी कहा, अच्छा खाना बन गया। तो ये सब इसमें था। देखो बाकी पेपर अभी है तो ज्यादा इसमें और ना पढ़े। जैसे ब्लाइंड स्पॉट क्या है, एक वर्ड ये कर ले। देखो क्या लिखा है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेल। जो ऑप्टिक नर्व होते हैं, ऑप्टिक नर्व
इसमें ना दो तरह के सेल होते हैं, को कोन सेल बोलते हैं, को रॉड सेल बोलते हैं। ये दोनों हमें लाइट को या जो इमेज बना इंफॉर्मेशन को कैरी करने में मदद करते हैं। सेंसिटिव मतलब उसको सेंस करने में, सेंस करना मतलब फील करने में। लिखा कौन ये एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना देयर आर नो सेंसरी सेल्स। कह रहे जहां पर की ऑप्टिक नर्व है और रेटिना, जंक्शन मतलब होता है जहां पर ये दोनों की मीटिंग पॉइंट है, जहां पर ये दोनों मिल रहा है। जंक्शन समझते हो ना, रेलवे जंक्शन होता है जहां पर दो पटरी आपस में मिल रही होती, ठीक है, उसको जंक्शन कहते हैं। तो जहां पर रेटिना और ऑप्टिक नर्व है, जंक्शन कह रहे हैं वहां पर ना कोई नर्व सेल ही नहीं है, नर्व सेल नहीं है। तो वही है ब्लाइंड स्पॉट, कि वहां पर अगर कोई लाइट पड़ती तो उसको फील नहीं होगा। तो जब कोई क्वेश्चन आते हैं ब्लाइंड स्पॉट क्या है, तो उसका यही डेफिनेशन यहां पर लिखा होगा। बाकी 4 नंबर 3 नंबर में अगर क्वेश्चन देना होगा तो ये देंगे कि हाउ डू वी केयर आवर आईज, हम अपनी आंखों के देखभाल ध्यान कैसे रखें। तो इसमें ये चीजें लिखा हुआ है, केयर ऑफ द आईज। अच्छा टॉपिक दिया हुआ, कितने पॉइंट्स है, तो 4 और 2 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं आईज के बारे में। ये 6 पॉइंट दिया हुआ है, ये 6 पॉइंट जरूर कर लेना। आंखों को धोना है, कुछ कचरा वचरा पड़ गया डॉक्टर से सलाह लेना है, इस तरह की बातें। ज्यादा लाइट में नहीं पढ़ना है, झुक करके नहीं पढ़ना, पास में रख के नहीं पढ़ना है, कम लाइट में भी नहीं पढ़ना है, इतनी लाइट हो जिसमें कि नॉर्मल हो। इस टॉपिक में इतना ही बताता हूं, इतना काफी, इतना कर लो, पेपर में इतने में से आएगा। दूसरा पॉइंट पूछो। देखो फर्टिलाइजेशन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन को निषेचन बोलते हैं। ये आंतरिक और बाह्य दो रूप से होता है। तो फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले समझते हैं। फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स मीट एंड दे फ्यूज एंड फॉर्म जायगोट. The formation of zygote is called fertilization. It is 2 types. One is internal because it happens in the body of the female, यानी फीमेल के बॉडी के अंदर, and other is external. It forms or it's happen in outside the body, outside the female body. तो एक्सटर्नल कहलाता है। तो देखो आंतरिक निषेचन, निषेचन क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को ही निषेचन कहते हैं। इसमें युग्मनज बनता है यानी जायगोट। यह 2 तरह का है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक जब मादा के शरीर के अंदर यह निषेचन की प्रक्रिया हो तो इसे आंतरिक निषेचन कहेंगे, और दूसरे जब मादा शरीर के बाहर निषेचन की प्रक्रिया हो तो इसे बाह्य निषेचन कहेंगे। उदाहरण के लिए पानी में मेढक, मछली, पानी में और भी रहने वाले जीव जंतु, वो अपने स्पर्म और एग, फीमेल एग छोड़ देती है पानी में और मेल स्पर्म छोड़ देता है। तो पानी में स्पर्म और ये एग दोनों घूम रहे हैं, तैर रहे हैं, तो दोनों कहीं ना कहीं आपस में मिल जाते हैं और फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो जायगोट बन जाता है। तो इस चीज को एक्सटर्नल बोलते हैं, बाह्य। ठीक है। रिफ्लेक्शन समझ लो, आप नहीं पूछ रहे हो, मैं बता देता हूं। रिफ्लेक्शन व्हाट इज रिफ्लेक्शन? देखो बाबू, रिफ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं परावर्तन। ठीक है, परावर्तन क्या होता है, जब लाइट आ रही होती है उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, आपतित किरण,
और वो जब किसी प्लेन सरफेस के ऊपर पड़ती है, यानी समतल सतह के ऊपर लाइट पड़ती है, तो वहां से वो मुड़ जाती है, यानी रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब जो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट करते हुए कुछ नियम का वो पालन करती है। इट फॉलोज सम रूल्स लाइक दिस। देखो ये जो एंगल है, इस एंगल को इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। तो ये एंगल जितना है उतने डिग्री का ही एंगल इधर भी फॉर्म होगा और उसे रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे। अब इस लाइन को नॉर्मल लाइन बोल रहे हैं, इसे इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, और इसे रिफ्लेक्टेड रे, और ये प्लेन, और यही है रिफ्लेक्शन का डायग्राम। अब इसमें अगर आप लॉ लिखेंगे तो बुक में बड़ा अच्छा डार्क बुलेट करके दिया हुआ है। लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, यह तीनों ही एक ही सतह पर स्थित है, या एक ही पॉइंट नहीं, सतह बोलना, पूरा सरफेस। दूसरा लॉ क्या है? इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी आपतित कोण हमेशा परावर्तित कोण के बराबर, या परावर्तित कोण आपतित कोण के हमेशा बराबर है। तो यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये यहां पर डायग्राम उल्टा भी कई बार बना देते हैं, जैसे बुक में उल्टा बना, उल्टा मैं ऐसे भी बना सकता, सीधा भी बना सकता। रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो जब सतह पर सारी लाइनें पैरेलल आ रही हैं तो रिफ्लेक्ट होकर के भी पैरेलल जाएगी, तो इसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। और अगर सतह जो है ना, सरफेस थोड़ा उबड़ खाबड़, तो कोई लाइन ऐसे आ रही है, कोई ऐसे आ रही है, कोई ऐसे जा रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के भी पैरेलल नहीं जा रही, आगे पीछे जा रही है, टेढ़ा मेढ़ा जा रही है ना, तो इसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नहीं पूछो। बिस्कुट क्या चीज? मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है जिसमें मेढक बच्चे से जवान हो जाता है, यही है ना? क्या होता है? कायांतरण। ठीक है, यही है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। यही है, मेढक जो है ना, वो लार्वा से एक एडल्ट मेढक के रूप में तैयार हो जाता है। एक ड्रास्टिक चेंज होता है। जैसे देखो, एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चा भी इंसान जैसा ही, हाथ, मुंह, नाक, है ना, पेट सब वैसा ही है, तो बड़ा भी ऐसे ही हो रहा होता है। लेकिन ये मेढक देखो, पहले ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, तो ये अलग सा चेंज नहीं हो रहा है। मतलब इससे और इसमें कितना अंतर है, तो इसी वो कह रहे हैं, मतलब अलग सा, अजीब सा चेंज। तो ड्रास्टिक चेंज जो हो रहा है, यही प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो प्रेशर क्या होता है? लिक्विड, गैस और सॉलिड। लिक्विड, गैस
एंड सॉलिड एवरीथिंग अप्लाई प्रेशर टू अदर, मतलब एक दूसरे पर या किसी पर प्रेशर ये सारे अप्लाई करते हैं। लिक्विड के द्वारा भी प्रेशर लगता है, सॉलिड के द्वारा भी प्रेशर लगता है, और गैस भी प्रेशर अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे ये छत है, तो छत पर जितना लोड आ रहा है ऊपर से, वो दीवारों पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। दीवार जमीन के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, नीचे धंस जाएगा, तो ये प्रेशर हो गया। मैं खड़ा हूं, मैं सॉलिड हूं, मैं भी प्रेशर जमीन पे लगा रहा हूं, तभी मेरा सैंडल घिस करके पतला हो गया, मतलब दब करके चिपट गया। तो ये हुआ प्रेशर, किसके द्वारा? सॉलिड के द्वारा। अगला प्रेशर है लिक्विड के द्वारा। बैलून में पानी भरते हो, होली में भर रहे पानी, ज्यादा भर दिया तो फट गया, तो प्रेशर लगा किसने? लिक्विड ने। बैलून को फूंक करके फुलाया, बर्थडे बनाया था तूने उसमें, तो वो फट गया हवा से, प्रेशर से। तो ये समझ गया कि तीनों चीजें, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल थिंग्स अप्लाइज प्रेशर, तीनों प्रेशर लगाते हैं। अब क्वेश्चन क्या था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस एटमॉस्फेयर में क्या है? सब कुछ है, बट हम बात कर रहे हैं गैस की। तो एटमॉस्फेयर में गैस है, एयर है ना जी, एयर, हवा। हवा क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, यानी अलग अलग प्रकार के गैसों का ही मिश्रण को ही हवा कह रहे हैं। तो ये एयर, हवा, गैस, ये क्या कर रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक नॉर्मल प्रेशर को कह रहे हैं कि भाई एटमॉस्फेयर का इतना प्रेशर है, ठीक है। नॉर्मल एक प्रेशर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर, यानी एटमॉस्फेयर में उपस्थित गैसेस के द्वारा लगाए गए प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एक कुरकुरा और एक ये खाता, कुरकुरा भी दे। बेचारे को यकीन नहीं हो रहा सर। फ्रिक्शन, देखो, जब दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आके मूव करे, मोशन करे, तो दे क्रिएट फ्रिक्शन टू ईच अदर। यानी दो हाथ है, अब ये कांटेक्ट में आ गया, तो क्या फ्रिक्शन है? जीरो फ्रिक्शन है, क्योंकि मूवमेंट तो है नहीं, लेकिन अब मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन। तो रगड़ खाने को फ्रिक्शन कहते हैं, घर्षण, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से हम यहां पर खड़े हैं, फ्रिक्शन नहीं होता तो फिसल गए होते, है ना। अगर तेल लगा दो टाइल्स के ऊपर, उस पर चल के दिखाओ, पॉसिबल ही नहीं है। वो सरसों के दाने भी खेर दो, फिर चलो। तो फ्रिक्शन जरूरी है एक प्रॉपर मूवमेंट के लिए, तभी चप्पल में, जूते के सोल में, टायर में क्या होता है? कट बना होता है, वो क्या करता है? फ्रिक्शन को बढ़ाता है, बिकॉज फ्रिक्शन इज नेसेसरी, फ्रिक्शन जरूरी है। बट समटाइम दिस फ्रिक्शन इज हार्मफुल फॉर अस, कई बार ये फ्रिक्शन हमारे लिए नुकसानदायक होता है। कैसे? तो मैं बोर्ड पे लिखूंगा, अब ये स्मूथ नहीं होगा, ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो उबड़ खाबड़ चलेगा, तो मुझे लिखने में दिक्कत होगी। पंखा चल रहा है, घूम रहा, और फिर पता चला उसमें तेल वेल, मोबिल ग्रीस खत्म हो गया, तो उसका फ्रिक्शन बढ़ गया, तो चो 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 रगड़ खाएगा तो घिस जाएगा बेरिंग। तो वो फ्रिक्शन हमारे लिए, जितना कम फ्रिक्शन होगा उतना तेज पंखा घूमेगा। कैरम बोर्ड खेलोगे तो अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो स्ट्रोक लगाने में दिक्कत होगी, तेज मारेंगे तब जाएगा। अब फ्रिक्शन बिल्कुल स्मूथ हो, पाउडर लगा के बिल्कुल चिकना कर दिया तो हल्का ये, तो फ्रिक्शन कभी कभी जरूरी है। अब हमारे मुंह में फ्रिक्शन चाहिए, दांत फ्रिक्शन का काम कर रहा है, देखो क्रश तो कर रहा है, तो तभी तो। अब जैसे हमने रोटी लिया, उसको चबाया, फिसल के इधर आ जाए, जैसे दबाया फिसल के इधर आ जाए, तो वो पिसाएगा कैसे? तो क्रशर में भी जैसे मशीनें वगैरह होती है तो वहां पर फ्रिक्शन चाहिए, है ना। तो गन्ने का रस है, उसमें क्या है, जैसे डंठल को डाला गन्ने का डंडे को, तो उसमें दब करके पूरा फ्रिक्शन है ना, तो डंडा फिसल के हाथ, मतलब फिसलन नहीं चाहिए। तो कहीं पर फिसलन चाहिए, कहीं पर नहीं चाहिए। तो फ्रिक्शन जो है हमारा दोस्त भी है, हमारा शत्रु भी है, यानी फ्रिक्शन अच्छा भी है, फ्रिक्शन। तो क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा कि आप कैसे कह सकते हो फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा है, तो आप एक्सप्लेन करना फ्रिक्शन क्यों अच्छा है, फ्रिक्शन क्यों खराब है। और दूसरा क्वेश्चन आएगा फ्रिक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं,
फ्रिक्शन को हम कैसे घटा सकते हैं। और तीसरी बात, फ्रिक्शन से जी हीट जनरेट होता है। फ्रिक्शन से क्या जनरेट होता है? पहली बार आग का आविष्कार फ्रिक्शन से हुआ था। एक पत्थर लिया रगड़ दिया, आग लग गई, चिंगारी निकली। तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है। और इस हीट का ना रोज अनुभव करो। सुबह उठते ही तो ये हाथ लिया, पूरा ये गर्म है, पूरा ऐसे लग रहा है लाल हो गया हाथ, पूरा सेकाई हो जाएगी। ठीक है, ये सेकाई ना अगर सुबह सुबह 1-2 बार कर ले तो बहुत अच्छा। तो ये एक एक्सरसाइज है जो कि जिसमें कोई टाइम का वेस्टेज नहीं है। आप सुबह उठ के 1 सेकेंड 2 सेकेंड की बात है, या 5 सेकेंड उससे पूछा। बोलिए। रिफ्लेक्शन फिर से बता दो। अच्छा, रिफ्लेक्शन एल नहीं डाला नहीं? यस। पूछो अंजलि, पूछो। वीडियो चालू रहता है तो बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं ना, रिकॉर्ड हो जाएगा। और मैं अब मेरे जिम में भी वाईफाई है, तो जिम अब मतलब मैं जिम में ना छुट्टी हो जाता था मुझे अब्सेंट। अब मैं जिम मेरा अब्सेंट नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा वजह मिल गया जाने का। क्या मिल गया जाने का? वाईफाई। मतलब वाईफाई क्या है? मतलब मुझे वीडियो अपलोड करना होता है, कुछ चीजें डाउनलोड करना होता है। अब यहाँ पढ़ाते हो कई बार नहीं हो पाता है। अब वहां पर जिम कर रहे हो, जैसे एक डंबल मार 16, 17, 18 लगाया मोबाइल में, तो साथ के साथ दोनों काम हो जाएगा। क्या? फ्रैक्शन। पाप लगेगा तुझे, प्रेशर पूछ रहा है। अभी तो प्रेशर बताया, जो जैसे देखो ये इसको दबा दिया है ना, तो यही प्रेशर है। ये सॉलिड के द्वारा सॉलिड पे लगा, गुब्बारे में पानी भर दिया तो पानी से प्रेशर लग रहा है गुब्बारे बैलून के सरफेस पे, वो प्रेशर है। फूंक मार के उसमें भर रहे, वो भी प्रेशर है। और जैसे तुम यहाँ खड़े रहो तो बाल उड़ जाएगा, तो वो भी प्रेशर है। हवा तेज चल रहा है, एयर, वो भी प्रेशर है। तो ये प्रेशर ही प्रेशर है। और पेपर का टेंशन है, ये भी प्रेशर है। प्रेशर कुकर में, अच्छा सुनो, प्रेशर कुकर में क्या होता है बता रहा, देखो क्या होता है, सुनो। देखो सपोज करो, एज्यूम करो ये प्रेशर कुकर है, इतना पानी भरा हुआ है, ये तो खाली है, नहीं है खाली, अभी कर देते हैं, खाली है। अब बोलो ये खाली है या नहीं है? हवा तो है इसके अंदर, यहाँ तो हवा है ना, इसमें खाली कैसे है? देख रहे हो, किसी का समझ में आएगा कि खाली है। अब कोई ज्यादा होशियार है, पढ़ा लिखा साइंस जानता है, तो बोलेगा नहीं इसमें हवा है, खाली नहीं है। बोले इतना पानी से भरा और इतना हवा से भरा। अच्छा दूसरी बात, अब जैसे ये गर्म होगा, व्हेन इट गेट हीटेड, जब इसको हीट करेंगे, आफ्टर हीटिंग, ये 9th क्लास का टॉपिक है, दिस लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एंड इट कन्वर्टिंग इनटू गैसियस स्टेट। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड स्टार्ट मूविंग, मूव करना स्टार्ट करेगा और गैस में कन्वर्ट हो रहा है। द स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज इंक्रीजिंग, दो पार्टिकल के बीच में स्पेस इंक्रीज करेगा। सो इट मीन्स दैट द वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर व्हेन इट कन्वर्ट इनटू गैसेस इट विल इंक्रीज, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। यानी वॉल्यूम क्या होता है, इतना जगह घेर रखा है ना, अब जैसे ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ज्यादा वॉल्यूम घेरेगा। जब ये ज्यादा वॉल्यूम घेरेगा तो आपने तो इसको पैक कर दिया है, तो बाहर कहां जाएगा भाई? ये फूलेगा। और नहीं मतलब इसको नहीं फूल पा रहे तो फट जाएगा, मतलब फट जाएगा। तो कुकर में क्या होता है, निकलने का ऑप्शन होता है, तो वो निकल जाता है बाहर। हाँ, अगर वो बंद रहेगा तो फट जाएगा, कुकर फट जाएगा।
हाँ, क्या चीज? कुकर कब फटेगा? देखो, आप कुकर में आधा कुकर पानी भर दो और सीटी बंद कर दो, तो करीब गर्म होते 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 आधा एक घंटे के बाद फट जाए। देखो कब फटेगा, इसके पीछे ना बहुत सारे चीजें काम करेगी। सुनो, ये कह रही कुकर कब फटेगा, तो कई सारी चीजें हैं। क्या है कि आप जो गरम कर रहे हो वो किस पे, आप मोमबत्ती पे गरम करो तो लगेगा एक दिन फटने में, है ना। पता चला छत पर धूप में सेक रहे हैं, गरम कर रहे हैं। आप पता चला जो हलवाई के पास होता है ना गरम करने वाला सिलेंडर, इतना पूरा आंच उसका आग निकलता है, उस पे गरम कर रहे हो, पता चला आधे घंटे में फट जाए। आप जो कुकर इस्तेमाल कर रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का है, मतलब हार्ड एल्युमिनियम का है, तो देर में फटेगा। पता चला आपने सस्ते वाला 300 रुपए वाला ले रखा है, तो फट गया, खत्म। उसके बाद जो उसका सीटी होता है ना, सुनो तो सही क्या क्या होगा। जो उसका सीटी है ना आगे से, वो फटने से पहले सीटी ही टूट के उड़ जाएगा। जैसे देखो, अब मान लो ये ढक्कन हमने हल्के से लगा रखा है, तो ये फटेगा कि ढक्कन उड़ेगा? ढक्कन उड़ेगा। तो पता चला कुकर का फटने का इंतजार कर रहे थे, सीटी उड़ गया ऊपर का, और पूरा दाल ऐसे छेद करके छत से बाहर, दिवाली के लिए। वो करता है ऐसे ऐसे काम, नहीं वो यूट्यूब चैनल वाला हैकर करके कुछ है ना, वो जानबूझ के फाड़ता। मिस्टर कुछ ऐसे क्या, तुमने कई सारे नहीं, सबसे ज्यादा जिसके सब्सक्राइब, जो कहता है अभी सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब करो, तुम ये सब्सक्राइब नहीं करते। मिस्टर हैकर सर, मिस्टर इंडियन हैकर। हाँ, मिस्टर इंडियन सर 3 बार बोलते हैं सर, आपने सुना ही नहीं। इन सब ने सुनने मिले सब। मिस्टर इंडियन हैकर। रोशन, एक कुरकुरा रहने दियो भाई, पूरा खा दियो दोनों। रोशन, एक कुरकुरा मेरे लिए भी छोड़ दियो, बाकी रोज दिया फिर कहेगी मेरे को कुरकुरा खा। सर हमें भी खाना है। सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताने दो एलिमेंट्स। देखो, एलिमेंट्स को हिंदी में तत्व कहते हैं, ठीक है। मटेरियल यानी वस्तु, चीज, मटेरियल हिंदी में पदार्थ। तो ये मटेरियल जो प्योर फॉर्म में होता है, मटेरियल विच इज इन द प्योर फॉर्म इज कॉल्ड एलिमेंट, यानी पदार्थ जो शुद्ध रूप में इन्वायरमेंट में धरती पर पाए जाते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, ये सभी लगभग 114, 118 क्या है, तत्व है। आपको कम से कम 20-25 के नाम याद होने चाहिए। आयरन भी एक तत्व है। आयरन को हिंदी में भी आयरन नहीं कहते, लोहा कहते हैं ना। एल्युमिनियम को हिंदी में क्या कहते हैं जी? एल्युमिनियम ही कहते हैं। मैग्नीशियम को भी मैग्नीशियम, लेकिन कॉपर को हिंदी में तांबा कहते हैं। जिंक को हिंदी में जस्ता कहते हैं। निकिल एक निकिल है, निखिल नहीं निकिल, या निकल भी कई लोग बोलते हैं। चल निकल। क्रोमियम, आयोडीन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी क्या है, एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट कोई नहीं सर, एलिमेंट नहीं है, मेटल है। अरे मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, मेटलॉइड भी हो सकते हैं, एलिमेंट भी हो सकते हैं। एक ही चीज है, जैसे देखो फेंक के लगा देंगे, फिर एक दिन छुट्टी करता है, एक दिन छुट्टी, और इधर बैठ जाओ, छेड़ना उसको, वहां बैठ जाओ, क्या होगा? हाँ बोलो। देखो, लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, वो भी शाहजहां ने बनवाया था, मतलब दोनों एक ही राजा उसी समय बना दोनों। किसने कहा लाल किला अकबर ने बनवाया? मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे की भी कहानी सुनो, आप सर्च करना, ठीक है। लाल किला एक दिल्ली में है और एक लाल किला आगरा में भी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आई एम नॉट श्योर कि आगरा वाला लाल किला हो सकता है शाहजहां ने नहीं, अकबर ने बनवाया। ताजमहल के ना बगल में ही लाल किला भी है,
कहाँ पर? अकबर में, आगरा में, सॉरी आगरा में। और ये दिल्ली का तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनाया, ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया। आगरा में जो लाल किला है वो भी मुझे लगता है कि शाहजहां ने बनवाया, बट तुम कह रहे हो अकबर, तो मे भी हो सकता है वही अकबर ने बनवाया। अब ये लाल किला होता क्या, इसे समझे। फोर्ट, किला, किला क्या होता है कि जैसे मेरा ये साम्राज्य है, सोच रहे SST में आगे ये मेरा साम्राज्य है, तो इस साम्राज्य में ना आगे हमें कहीं दूसरे लोग अटैक ना कर दें, इसके लिए हम गेट वगैरह इतना मजबूत बनाएंगे। तो सामने ना किला बनाया जाता था, फोर्ट, जिसके ऊपर छत पे पूरा चढ़ करके नजर रखेंगे दुश्मन पर, कोई हमें प्रवेश ना करे। तो ऐसे उसका ना मतलब उस किले में ना बम, बारूद, गोली, आर्मी, ये सब उसमें रखते थे लोग। तो कई बार सुने होगा ना कि लोग कहते हैं मैंने किले फतेह कर लिया, मतलब फोर्ट पे चढ़ाई कर दी। अगर किसी राज्य का किले पे चढ़ाई कर दिया तो राजा तो ऐसे पकड़ा जाएगा, फिर मारा जाएगा, क्योंकि मेन आर्मी, बारूद, ये सब तो किले में था। जैसे अभी हिस्ट्री में पढ़ोगे 9th क्लास में, फ्रांस की क्रांति यानी रेवोल्यूशन ही ना, फ्रेंच या फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो इसमें बास्तिल का किला आता है। फ्रांस में बास्तिल एक जगह था, वहां पर एक किला बनाया हुआ था, तो बास्तिल का किला। इन्हें रेड फोर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेड मार्बल यानी रेड रॉक सॉइल बना हुआ है, चट्टाने जो है रेड कलर की हैं, तो इसलिए वो किला लाल किला हो गया। जैसे तुम्हारा स्कूल है ना, स्कूल है लेकिन वो रेड ईंट, लाल ईंट से बना हुआ है। ईंट तो वैसे नॉर्मली लाल ही होती है, बट उसका कुछ ज्यादा ही लाल है, तो इसलिए वो लाल स्कूल है। अच्छा, उसको पेंट किया हुआ है लाल रंग से। हम भी हमारे स्कूल में ये लिखते, हमारे स्कूल की दीवार ऐसे बोलो, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरसपुर। क्योंकि ना आप सिर्फ सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हो, पूरे दिल्ली में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आपका कौन सा? बोलिए सिरसपुर साहब। तो सभी तो गवर्नमेंट के एक ही तरह के स्कूल। अब नहीं पूछोगे, बंद कर देंगे क्या? सर लड़की में 13+158। सुनो रोशन, अरे तेरा खत्म नहीं हुआ, दूसरा कुरकुरा भी खा गया क्या? तो आ जाना, क्या खा गया, पचा के आया क्या? आ गए। ये कह रहा मैग्नीट्यूड, देखो जी, फोर्स, देखो फोर्स 5 न्यूटन फोर्स। न्यूटन क्या है? फोर्स का यूनिट है। प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल। पास्कल जो है किसका यूनिट है? प्रेशर का। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। प्रेशर का फॉर्मूला क्या? फोर्स अपॉन में एरिया। देखो ये जो 5 है ना, यही मैग्नीट्यूड है। 5 क्या है? मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू, उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे प्रेशर है, वही इतना पास्कल प्रेशर लग रहा है, 4 पास्कल प्रेशर, तो 4 क्या? मैग्नीट्यूड। सर जी आपका कार्तिक फोन उसके पास फोन मामा को उठा के लिया। कौन लेके आया? सर जी क्या? सर जी मामा क्या चीज? सर अपना जी मामा ने फोन मिलाया, स्कूटी लाया। जी मामा मिलाया, मामा का जी मामा की फोन लिया है। सर जी भाई लिबास में जाओ। फोन भी मामा का लिया है। तुम लोग वीडियो शेयर कर दिया करो और थोड़ा वो स्टेटस वगैरह पे लगा दो। सर मैंने और थोड़ा दोस्त उसका जीके क्विज का फॉर्म का थोड़ा देख लो। सर जी फ्री कर दो। अरे इतने ना लिया नहीं, रोल नंबर 10 रुपए फाइन लगी। सर इसको तो कर ही देना, एक तो चीज लेकर आता है। इसको ना मैं फोन कर दूं, दुकान से ले आएगा वहीं से। नहीं फाइन तो मुझे ऐसे देना पड़ता ना, ऐसा लग रहा है मुझे ना स्टोर करके रख ही लेना चाहिए पहले थोड़ा। जी मंगवा दो तो अरे हाँ, तो ये कट्टे पैसे कहाँ दिए तूने? सर जी 130 का ही तो आपने पूरे दिए थे। अच्छा, यस सर। मुझे 50 का दिया। नहीं, इसमें राजन तो ईमानदार है।
राजन कान कान ठीक हो गया तुम्हारा? कान का दर्द वर्द ठीक हो गया? तो तेरा सर क्यों बता दूं, क्या पता फिर मारो आप कान पे। अच्छा बोलता नहीं तो ये बोलते नहीं मैं ठीक